हेलो एवरीवन, दिस इज कैलाश शर्मा एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट। OMG एक्सपेरिमेंट पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल घड़ी में अपने 1000 से ऊपर सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो आज अपने देखेंगे कि लाइव वगैरह क्या सिस्टम रहता है। तो 100% अपने वेडनेसडे से लाइव क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि मंगलवार को यानी कि मंडे को अपने सुबह 9 बजे लाइव आएंगे, ठीक है। और आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी अपने से जुड़ेंगे ताकि उस टाइम अपने सारा कुछ डिसाइड कर सकें, ठीक है। इसके साथ दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई 10th का स्टूडेंट है इंग्लिश मीडियम का, तो उससे भी आप कांटेक्ट करेंगे, उसको भी आप बता सकते हैं कि इस टाइम अपने लाइव आएंगे। कि मेरी प्लानिंग ऐसे है कि 2-3 दिन से एक दिन एक इंग्लिश मीडियम 10th की साइंस की बड़ी क्लास लगा के और उनका भी एक बार रिवीजन करवा दिया जाए, है ना। तो ऐसा अपना प्लान है। तो 9 बजे सभी लाइव आएंगे और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपनी सहायता की और आज अपने इतने सब्सक्राइबर पर हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास दोस्तों छोटी सी रही थी। कारण ये था दोस्तों कि मैं एजी केमिस्ट्री की और आपकी केमिस्ट्री की 4 बार वीडियो बना चुका था और उसके बावजूद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से वो वीडियो सेव नहीं हो पा रही थी। तो अंत में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ये छोटी सी वीडियो बना पाया था मैं लास्ट में और इसी को अपलोड कर पाया। एजी केमिस्ट्री की तो बना ही नहीं पाया था, थक चुका था मैं लास्ट के अंदर। बहुत ज़्यादा ट्राई किया मैंने, 1-1 घंटे की 4 क्लासेस बनाई थी। सोच सकते हो 4 घंटे के बाद क्या होता है और वो भी सेव ना हो तो मैं तो पानी फिर जाना। चलिए दोस्तों कल के टॉपिक को अपने आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले इस क्लास पे इस चैनल पे जो भी नया है वो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और क्लासेस को शेयर कर देना, ठीक है। कोई इश्यू हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो कल अपन लोगों ने क्या किया था, निरपेक्ष विन्यास पद्धति। कौन सी पद्धति? निरपेक्ष विन्यास पद्धति। और निरपेक्ष विन्यास पद्धति में कितना कर लिया था? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मेथड, ठीक है। इसके अंदर अपन लोगों ने बहुत सी बातें पढ़ ली थी। पहला क्या कि 2 किरेल कार्बन हो तभी ये सक्सेस होती है, ठीक है। उन्हीं के लिए इसके इससे नेम लिखते हैं। दूसरा CIP स्कीम इसके लिए थी। थर्ड EZ जो मेथड था वो इसके लिए था, ठीक है। फोर्थ क्या था कि रेक्टस और सिनिस्टर लिखते हैं। इसके अंदर रेक्टस जो होता है वो क्लॉकवाइज के लिए और सिनिस्टर होता है एंटी क्लॉकवाइज के लिए। और क्या था, और नेक्स्ट ऐसे भी था कि जब इस तरह के जो एटम होते हैं इसके अंदर जिसकी लो प्रायोरिटी होती है यानी कम प्रवरीयता जिसको होती है उसको कहाँ रखते हैं? दृष्टा की आंखों से दूर। इट मीन्स फार फ्रॉम व्यूअर्स आइज, इट शुड बी केप्ट फार फ्रॉम व्यूअर्स आइज। तो ऐसा रखना होता है। इन सभी के लोगों ने इस सभी पर हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी। चलिए दोस्तों आज आगे की बात करते हैं, ठीक है। एक कल छोटा सा एग्जाम्पल भी कर लिया था, अब करते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखना कि अपने अभी स्टार्टिंग में उन्हीं को लिखेंगे जिनके अंदर क्या रहता है, जो लो प्रायोरिटी वाला है वो वर्टिकली रहे, है ना। हॉरिजॉन्टल के ऊपर उस बाद में लिख के देखेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल में लिख के देता हूँ। जैसे कि यहाँ लिख दिया मैंने OH, यहाँ लिख दिया मैंने COOH, या चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ CH2OH, यहाँ लिख दिया मैंने CHO और यहाँ लिख दिया मैंने H। तो यहाँ सबसे कम प्रायोरिटी किसकी है इस बात को देखें सबसे पहले, है ना। ये क्या हो गया अपना ग्लिसरैल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया अपना ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। GLYCERALDEHYDE ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। इसकी मिरर इमेज बनाता हूँ। मिरर इमेज बना दी। यहाँ आएगा क्या OH, यहाँ आएगा CH2OH, यहाँ आएगा CHO, यहाँ आएगा H। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसके अंदर, वही बस अपने को क्या देखनी है, प्रायोरिटी फाइंड करनी है। पहले क्या फाइंड करनी है? प्रायोरिटी फाइंड करनी है। और प्रायोरिटी फाइंड के लिए CIP स्कीम लगती है। CIP स्कीम किसके बेस पे कहती है कि सबसे कम जिसका एटॉमिक वेट है उसकी लिस्ट प्रायोरिटी होगी, उसको रखा वर्टिकली। सबसे कम वेट है हाइड्रोजन का, तो हाँ ये लिस्ट प्रायोरिटी वाला है, वर्टिकली है, अपने कोई इश्यू नहीं है। सेकेंड, अब जो जितने भी हैं उनको प्रायोरिटी वाइज उनको डिसाइड करो, उनका सीक्वेंस डिसाइड करो। तो सबसे ज़्यादा जिनका एटॉमिक वेट होता है, सबसे ज़्यादा जिसका एटॉमिक वेट होता है उसकी सबसे ज़्यादा क्या होगी,
प्रायोरिटी होगी। तो यहाँ ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? कायरल कार्बन है। ठीक है, इस क्रॉस को कायरल कार्बन शो करते हैं। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अंदर अपन ये बात सीखी थी। तो ये डायरेक्ट हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा। ये वास्तव में यहाँ ऐसे डैश लगा के अच्छी, यहाँ ऐसे है, ऐसे ऐसे है ये। ठीक है, तो ऑक्सीजन से जुड़ा है, जबकि यहाँ ये कार्बन से जुड़ा है और यहाँ ये कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, यहाँ ये ऑक्सीजन जुड़ा है तो सबसे ज्यादा वेट किसका है? ऑक्सीजन का है। यहाँ कार्बन जुड़ा है उससे कम है, यहाँ कार्बन जुड़ा है ऑक्सीजन से कम है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हो गई OH की। ये कंफर्म हो गया। अब इश्यू किसके बीच में रहा? यहाँ CHO के बीच में रहा और यहाँ CH2OH के बीच में रहा। तो अब देखिए इस CHO की बात करते हैं, तो CHO की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे जुड़ा होता है ना। और इसकी बात करें तो ये ऐसे होगा, OH H H। अब यहाँ सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, वहाँ डबल बॉन्ड है। अब अपने को इन दोनों के बीच में डिसाइड करना है। तो CIP स्कीम क्या कहती है? अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करो? तो जिसके अंदर डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को ओपन करो। ठीक है, अब ये आप ऐसे कर सकते हो, एज्यूम करना है अपने को, है ना। ये सारी की सारी अभी जो अपने बात करें, या सारी की सारी अपनी क्या है? एजम्पशंस हैं और रियलिटी नहीं है, इस बात को बता देता हूँ। लेकिन CIP स्कीम ऐसे बताती है कि ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? मोर प्रायोरिटी वाला मॉलिक्यूलर ग्रुप कौन सा होगा? इफ़ यू वांट टू फाइंड द एटॉमिक ग्रुप विच वी हैव टू गिव मोर प्रायोरिटी देन वी हैव टू ओबे द रूल्स ऑफ CIP स्कीम। सो अपने को भी CIP स्कीम के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अपने कैसे बात करेंगे कि डबल बॉन्ड को ओपन करो, ये लो जी सर कर दिया। ठीक है, ये यहाँ लगा दिया इस तरह। अब उस डबल बॉन्ड के साथ जो एटम कनेक्ट था उसी को कनेक्ट करो यहाँ। अगर यहाँ सर कार्बन होता तो यहाँ कार्बन करते। समझ आ गई बात? अगर ये ऐसे होता ना, अगर ये पहले ऐसे होता तो इसको किससे कनेक्ट करते? वापस से कार्बन से करते। समझ आ गई बात? ऐसे किया जाता। तो यहाँ कार्बन, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है। इसके आगे भी और भी कहानी होती है, लेकिन जिस जैसे एग्जाम्पल आएंगे अपने वैसे वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब देखो ये तो एक कार्बन जुड़ा है एक ऑक्सीजन से, लेकिन यहाँ कार्बन जुड़ा है 2 ऑक्सीजन से। जुड़ा है ना। कार्बन तक तो सेम थी बात, लेकिन आगे की बात करो तो यहाँ 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है और यहाँ केवल 1 ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो ज़्यादा मोलिकुलर वेट किसका हो गया? इस CHO का। हालांकि ये 2 ऑक्सीजन नहीं है इसके अंदर, लेकिन CIP स्कीम ऐसे कहती है, इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा अपने CIP स्कीम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका वेट ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब OH से जस्ट कम प्रायोरिटी वाला एल्डिहाइड हो गया और उसके बाद क्या आ गया? CH2OH आ गया। ठीक है, अब देखो 1 नंबर प्रायोरिटी इसकी, 2 नंबर इसकी और 3 नंबर इसको। यहाँ 1 नंबर प्रायोरिटी वाला, 2 नंबर प्रायोरिटी वाला और 3 नंबर प्रायोरिटी वाला। ये क्या है? क्लॉकवाइज है ना, और क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? रेक्टस। और ये क्या? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको क्या बोलते हैं? सिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, आसान सा है। आपको प्रायोरिटी फाइंड करनी है। ठीक है, आपको प्रायोरिटी फाइंड करनी है। आप इसके अंदर ये लर्न कर सकते हो, आप चाहो तो इसको लर्न भी कर सकते हो। मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया, CIP स्कीम भी बता दी, उसके अकॉर्डिंग आप इसको फाइंड भी कर सकते हो। EZ स्कीम मैंने कल आपको बता दी थी। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, कैसा? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसी से लिखता हूँ COH CH3 OH और H, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, और इसकी मिरर इमेज बना दी। यहाँ COH होगा, यहाँ CH3 होगा, यहाँ OH होगा, यहाँ H होगा। OH भी लिख दे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बस आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब देखो ये कार्बन है, लिस्ट प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन कहाँ है? इस बार वर्टिकली नहीं है, लिस्ट प्रायोरिटी वाला अपने को मिल गया हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल मिलने से मतलब कि ये पास आने वाले हैं, दृष्टा की आंखों से दूर नहीं है ना, वर्टिकली नहीं है, बल्कि पास आने वालों में से है। इन दोनों पे है। अगर इन दोनों पे है तो अपने को क्या करना है? कुछ नहीं, अपने को पहचान करनी है कि अपन लोगों ने देख लिया कि सर लिस्ट प्रायोरिटी वाला जो है वो वर्टिकली नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, जब अपने को इतनी बात का मालूम चल गया तो इस बात को यहाँ छोड़ दो, यहाँ लगा दो स्टार कि हाँ इसमें कुछ इश्यू है कि किससे रिलेटेड? जो लिस्ट प्रायोरिटी वाला अपना
जो अपना जो मॉलिक्यूल डिसाइड करना था उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, उस स्टार को मैंने लगा के लिख दिया। ठीक है, यहाँ लगाया स्टार, लिस्ट प्रायोरिटी लिखी है, यानी कि मालूम चल जाए कि किसमें कुछ गड़बड़ है। अब जैसे आप लोग रूल को फॉलो कर रहे थे उसके हिसाब से करो। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला देखो सबसे कौन सा है, पहले यहाँ OH है। ठीक है, क्योंकि सीधा किससे जुड़ा है, सीधा देखो किससे जुड़ा है, यहाँ सर इसका मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होगा COOH का OH के कंपेयर में, नहीं, ऐसा नहीं करना। CIP स्कीम के अकॉर्डिंग इफ़ वी वांट टू फाइंड द एटम विच वी हैव टू प्रोवाइड और विच वी हैव टू अरेंज इन सीक्वेंस ऑफ देयर प्रायोरिटी, देन वी हैव टू concentrate on that thing that this chiral carbon connect to directly which atom। आगे बात समझ में, किससे डायरेक्टली जुड़ा है, इस बात को अपने को देखना पड़ेगा। डायरेक्टली किससे जुड़ा है ना, केवल इस बात को देखना है। तो डायरेक्टली यहाँ किससे जुड़ा है, OH से जुड़ा है। ठीक है, सब ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी होगी। अब यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, दोनों में क्या हो गया, टाई हो गया। टाई हो गया तो आगे का देखो, ये डायरेक्टली किससे जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से, यहाँ OH से, ये तो सारे ही अच्छे जुड़ा है। तो अब इस बार डबल बॉन्ड को खोलने की जरूरत नहीं है, इस बार डबल बॉन्ड को खोलने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सॉरी हाइड्रोजन ही है, यहाँ ऑक्सीजन है नहीं, तो आगे वाला मैच टाई होने का चांस ही नहीं बनता। तो ज़्यादा किसका हो गया, COOH का, और उससे कम CH3 का। ठीक है, और दरअसल दोस्तों किसी आज बाई चांस क्या हुआ कि फ़ोन को मैं एयरप्लेन मोड पर डालना भूल गया, इस वजह से किसी दोस्त का फ़ोन आ गया, तो वो बीच में क्या है आपको कट देखने को मिलेगा यहाँ ना। मैं बता देता हूँ फिर से, यहाँ वीडियो वापस स्टार्ट किया है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी OH को, उससे कम COOH को, उससे कम CH3 को, क्योंकि यहाँ कार्बन के पास तीनों हाइड्रोजन है और यहाँ इसके पास आगे ऑक्सीजन है, कार्बन पे मैच टाई हो गया इन दोनों का। ठीक है, अब देखिए आगे, अब प्रायोरिटी डिसाइड होगी। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको, 2 नंबर इसको और 3 नंबर इसको, 1 नंबर हाइड्रोक्सिल को, 2 नंबर कार्बोक्सिलिक को और 3 नंबर मैथिल ग्रुप को। ठीक है, अब 1 2 3 करना है, 1 2 3 सीक्वेंस से करो, 1 2 3 ऐसे है ना। ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो क्या हो गया, सिनेस्टर, और ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या हो गया, रेक्टस। बस इतना ही करना है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, क्या महत्वपूर्ण बात है कि आपने यहाँ स्टार लगाया। स्टार का मतलब लिस्ट प्रायोरिटी वाला जो है वो वर्टिकली होना चाहिए, लेकिन वर्टिकली था नहीं, हॉरिजॉन्टल था। और अपन लोगों ने एक शर्त डाली थी यहाँ कि वो जो लिस्ट प्रायोरिटी वाला आइटम है वो फार फ्रॉम व्यूअर्स आइज, यानी दृष्टा की आंखों से दूर होना चाहिए। अगर वो दृष्टा की आंखों से दूर नहीं है तो ये नियम काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ दृष्टा की आंखों से दूर नहीं है, वो दृष्टा की आंखों के पास है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में यहाँ जो हॉरिजॉन्टल आ रहे थे उनको कहा था कि उनको अपनी ओर आते हुए दिखाई देंगे, अपनी ओर आते हुए मानेंगे, ऐसे ये ऐसे बताया था। और ये वाले जो वर्टिकली इनको दूर ऐसे माना था, तो ये आंखों के पास आ रहा है। तो सर अब क्या करें, गड़बड़ हो गई, ये रूल तो काम नहीं करेगा। हाँ, ये रूल ऐसे काम नहीं करेगा, अब ऑपोजिट हो जाएगा एकदम। आपके नियम के मुताबिक ये सिनेस्टर आ रहा था, लेकिन ये रियल में होगा क्या, फिर रेक्टस होगा। क्या होगा, रेक्टस होगा। समझ आई बात। आपका आंसर क्या रहेगा, ये रेक्टस आया ना, तो इसको आप कर दो सिनेस्टर। अब आपका आंसर क्या होगा सर, कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये रेक्टस होगी, जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो सिनेस्टर होगी। समझ आ गई क्या बात, केवल इतना आपको करना है का। अगर ये वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल हो तो आपको चेंज कर देना है, ठीक है। समझ आ गई, किसी को एक इश्यू, कोई इश्यू नहीं, बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। अब देखिए समझा देता हूँ ये होता कैसे है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल लिखा मैंने CHO CH2OH HOH, ठीक है। मैं एक इंटरचेंज करता हूँ, यानी कि किन्हीं दो को बदल देता हूँ। ये नीचे रखता हूँ, इसको नहीं लाऊंगा, लिस्ट प्रायोरिटी वाला है ना हाइड्रोजन, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसको नीचे रखूंगा, इसको नहीं लाने वाला, इन दोनों को मैंने हिला दिया, ठीक है। अगर आपको पीछे वाली तक बात समझ में आ जाती है, आगे वाली आपको नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे आसान है, समझ में आ जाएगी, ठीक है। कैमरा हिल गया थोड़ा सा ना, चलो अब ठीक है। अब देखो प्रायोरिटी फाइंड करनी है, बता चुका हूँ इनकी प्रायोरिटी पहले, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, अरे सीधा का सीधा लिख दिया। इंटरचेंज तो किया ही नहीं, इसको इधर करना था, चेंज तो अपन लोगों ने किया ही नहीं। चेंज करो, है ना। अब ये 1 नंबर
ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ठीक है। इसमें देखो क्या मिल रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब क्या हो गया रेक्टस। समझा चुका हूँ मैं सारी चीज़ें, मैं खुद बस लिख रहा हूँ। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया। अगर समझ में नहीं आए तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में ना, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। अब अगर आप एक इंटरचेंज कर देते हो, एक इंटरचेंज है ना, ओनली वन चेंज की है, तो वन क्या है, ओड नंबर है, इवन नंबर है, सम या विषम है। वन जो है वो विषम नंबर है, विषम को बोलते हैं ओड, क्या बोलते हैं ओड। तो एक बार चेंज किए तो इसे बोलते हैं ओड इंटरचेंज, क्या बोलते हैं ओड इंटरचेंज बोलते हैं, ठीक है। अब एक बार से क्या हो गया रेक्टस सिनिस्टर में कन्वर्ट हो गया। अब एक बार और चेंज करो, आप एक बार और चेंज करो, एक बार और चेंज कर दिया, चलो इसको यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। अपनी मर्जी से ले जाओ, बस इसको यहाँ नीचे रखना, किसी को भी आप हिला सकते हो। इसको यहाँ ले जाता हूँ एक बार, OH CHO CH2 OH और यहाँ H, ठीक है। अब देखो 1 नंबर इसको था, 2 नंबर इसको था और 3 नंबर इसको था, ऐसे हो रहा है। मतलब क्या है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो मतलब क्या हो गया रेक्टस। अब आपने कौन सा चेंज कर दिया, फर्स्ट ये कर दिया, सेकंड ये कर दिया, यानी कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप डायरेक्ट आओ तो कितने चेंज हो गए टोटल, 2 चेंज हो गए ना। 2 मीन्स नंबर क्या हो गया 2, क्या इवन नंबर है, तो इसे बोलेंगे इवन इंटरचेंज, क्या बोलेंगे इवन इंटरचेंज बोलेंगे, ठीक है। इवन इंटरचेंज बोल दिया इनको। इवन इंटरचेंज में क्या हुआ कि रेक्टस का वापस आपको रेक्टस मिल गया। इतनी बात समझ आ गई क्या आपको, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो समझ गए क्या, कि अगर आप ओड इंटरचेंज करते हो तो उसका रेक्टस से सिनिस्टर हो जाएगा, और अगर आप लोग इवन इंटरचेंज करते हो तो रेक्टस का रेक्टस रहेगा, सिनिस्टर का सिनिस्टर रहेगा। समझ आ गई क्या बात। ये बात क्यों बताई सर आपने, ये बात मैंने इसलिए बताई कि यदि आपके पास एग्जाम्पल कैसे हो, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, लिखा था वो एग्जाम्पल कुछ ऐसा था, वो एग्जाम्पल कुछ ऐसा था, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ CH3, यहाँ COOH, और इसकी मिरर इमेज बनाई थी, ठीक है। लेकिन इसको रियल में फाइंड करते हैं। ये किसके लिए, लैक्टिक एसिड के लिए ना, 1 2 3। अब इसके अंदर क्या है हाइड्रोजन यहाँ है ना, तो अपने को रियल में ये देखना है कि ये कंडीशन क्या है इसकी, तो हाइड्रोजन को यहाँ लेके आएंगे, हाइड्रोजन को यहाँ लेके आएंगे, समझ आ गई बात। तीसरा इंटरचेंज करेंगे, यानी कि इवन इंटरचेंज करेंगे तो वो का वही रहेगा, और हाइड्रोजन को नीचे ले आएंगे तो अपने को रियल में मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो पहला इंटरचेंज मैंने कर दिया, इसी मार्कर का यूज कर लेता हूं मैं, COOH रख दिया, यहाँ OH कर दिया, यहाँ H कर दिया, यहाँ CH3 कर दिया, और इसका कैमरा हिल गया क्या, अरे यार आज तो कैमरा भी बहुत हिल रहा है, ऊपर वाला कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है ना। अब ठीक है, अब यहाँ इसको चेंज करो, तो एक तो आपने ये चेंज कर दिए ना, OH इस तरफ था, इसको इस तरफ ले। हाँ ये मिरर इमेज भी है, मिरर इमेज में भी तो एक तरह का इंटरचेंज ही होता है ना। और अब इनमें से किसी एक को चेंज कर दो, हाइड्रोजन को नीचे लेके आना तो हाइड्रोजन को नीचे ले आओ, ठीक है। ये हाइड्रोजन को यहाँ ले, CH3 को यहाँ ले गए, OH को यहाँ, COOH को यहाँ। तो अभी जो अपन लोगों ने पढ़ा कि फर्स्ट चेंज यहाँ हुआ, सेकंड चेंज यहाँ हुआ, है ना। तो अभी अपन लोगों ने जो इंटरचेंज करके पढ़े थे उसके मुताबिक कहा था जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये थर्ड जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर ये रेक्टस होगा तो ये भी रेक्टस होगा, ये सिनिस्टर है तो ये भी सिनिस्टर होगा। यही कही थी कि नहीं कही थी। तो अगर आप इसका फाइंड कर लो तो उसका भी यही होगा, अगर आप इसका फाइंड कर लो तो उसका भी यही होगा। कहा था ना, क्यों, क्योंकि यहाँ इस बार अपना रूल फॉलो कर रहा है। इस स्ट्रक्चर में CIP स्कीम जो है वो ढंग से वर्क कर रही है, इसके अंदर CIP स्कीम सही से काम कर रही है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ है, वर्टिकली पड़ा है, पड़ा कि नहीं पड़ा, और अपने को इसी का फाइंड करना है। इसके ऊपर तो आप लोगों ने कहा था चेंज वगैरह करना है, लेकिन जो स्टार्टिंग में रूल पढ़े थे, 5 रूल पढ़े थे, उनमें से 5th यही था। तो चलो इसकी फाइंड कर लेते हैं। इसके फाइंड करते हैं तो इसका मालूम चलता है कि 1 नंबर सबसे ज़्यादा इसको प्रायोरिटी, उससे कम इसको, और उससे कम इसको। क्या हो गया, क्लॉकवाइज मिल गया आपको। क्या मिल गया, क्लॉकवाइज मिल गया। क्लॉकवाइज की वजह से क्या हो गया, रेक्टस हो गया। ये क्या हो गया, रेक्टस, क्लॉकवाइज है ना। अब इसको देखो, लेकिन इसका तो ऐसे मिल रहा है,
मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो ये क्या हो गया, सिनिस्टर हो गया, है ना, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। और मैंने आपको क्या कहा था, फाइंड इसका करो रियल में, लेकिन आपके पास ऐसा आ जाए तो आपका जो रियल में आंसर हो उसको पलट दो। तो रियल में पहले कहा था ना, अभी जो अपन लोगों ने इंटरचेंज किए थे, इवन इंटरचेंज किए थे, 2 इंटरचेंज के बाद अपने को मालूम चला था कि फर्स्ट स्ट्रक्चर और थर्ड स्ट्रक्चर के जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है वो सेम रहेंगे, ये जिस तरह के डायरेक्शन में होंगे उसी तरह के डायरेक्शन में रहेंगे। अगर ये रेक्टस है, हाइड्रोजन नीचे है, अपना रूल सही है यहाँ, तो ये सही होगा। तो रियल में ये रेक्टस है, रियल में क्या है, रेक्टस है। और इसका आंसर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि जो आपका आंसर आ रहा है उसका उल्टा कर दो। यदि हाइड्रोजन कहाँ हो, वर्टिकली ना हो, हाइड्रोजन वर्टिकली ना हो, हॉरिजॉन्टल हो, तब की बात है ये। आगे बात सुनिए दोस्तों, तो ये सारा इतना इश्यूज का रहता है। इसी के साथ अपनी जो निरपेक्ष विन्यास पद्धति है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मेथड है, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद डायस्ट्रियोमर्स है, एरिथ्रो है, थ्रियो है, वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसका यहाँ वापस कोई काम है नहीं है। अब आगे अपना जो प्रश्न आता है वो फिर से आता है रेसेमिक मिश्रण का प्रश्न। कौन सा प्रश्न आता है दोस्तों, रेसेमिक मिश्रण का। अब रेसेमिक मिश्रण फिर से अपने देखते हैं क्या होता है। इससे पहले एक बार इसको रेसेमिक मिश्रण को अपने छोटा सा पढ़ चुके हैं, एक नाम सुन चुके हैं, रेसेमिक मिश्रण। रेसेमिक मिश्रण, रेसेमिक मिश्रण या फिर इसे बोलेंगे रेसेमीकरण। क्या बोलेंगे, रेसेमीकरण बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में इसे लिखा जाता है रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर, और इसे बोलते हैं रेसेमिजेशन। ठीक है, बहुत ही आसान है। नाम क्या रहा है, मिश्रण, इसका मतलब ये क्या ना होगा, कहीं ना कहीं एक तरह का मिक्सचर होगा, एक तरह का क्या होगा, मिक्सचर होगा। अब ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर होगा किसका, ये मिक्सचर रियल में होता है अलग अलग प्रकार के ऑप्टिकली एक्टिव एलिमेंट का, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। समझ आ गई बात। ये मिश्रण किसका होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का होगा, यानी कि ध्रुवण घूर्णक यौगिकों का, ध्रुवण घूर्णक यौगिकों का, जो पीपीएल के तल को मोड़ देंगे, यानी पीपीएल के प्लेन को क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। किसका होगा, एक तो पॉजिटिव वाले का, एक नेगेटिव वाले का, यानी कि एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का और एक लेवो रोटेटरी का। यहाँ ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और प्लस एक ही चीज़ है, लेवो रोटेटरी और माइनस एक ही चीज़ है। ठीक है, तो एक क्या होगा जो पीपीएल को प्लस की ओर यानी राइट हैंड साइड की ओर रोटेट कर रहा है, दूसरा क्या होगा माइनस की ओर रोटेट कर रहा है। उन दोनों का मिक्सचर बना दिया, उन दोनों का मिक्सचर बना दिया। ये ही रेसेमिक मिक्सचर होता है, ये ही क्या होता है, रेसेमिक मिक्सचर होता है। आगे बात समझ में। अब इसमें रहता क्या है कि एक तो प्लस की ओर रोटेट कर रहा है और एक माइनस की ओर रोटेट कर रहा है, तो टोटल लास्ट में ऑप्टिकली एक्टिव क्या होगी, ध्रुवण गुणन क्या होगा इनका, 0 होगा। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, ये मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो आप क्या कह सकते हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझ आ गई क्या बात है। आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, आप एक तो कंपाउंड ले रहे हो जो प्लस में रोटेट कर रहा है, एक कंपाउंड ले रहे हो जो माइनस में रोटेट कर रहा है, यानी एक का प्लस है एक माइनस है, इन दोनों को 50-50% मिला रहे हो। तो अब क्या होगा, जो नया कंपाउंड मिलेगा वो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। आसान सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये प्लस वाला अपनी ओर अपने हिसाब से रोटेट करेगा, जैसे कि ऐसे होगा, ये अंदर इस तरह होंगे। ठीक है, एक कोई ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये एक राइट हैंड साइड की रोटेट कर रहा है, तो ये जाना तो ऐसी चाहिए था रियल में, लेकिन ये वापस क्या कर देता है, आपने दूसरा मिलाया है ना जो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये इस तरह से निकल जाएगा। तो जैसे स्टार्टिंग में था वैसा वैसा आगे निकल गया, सीधा का सीधा, रोटेट तो नहीं हुआ, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो एटलीस्ट क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये जो है बाहर एक दूसरा, इस प्लस वाले के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा, प्लस वाला तो अपना काम कर रहा है और माइनस वाला अपना काम कर रहा है, लेकिन दोनों बाह्य रूप से देखो तो दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिया, दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिया। इसे बोलेंगे बाह्य प्रतिकार। इसे क्या बोलेंगे, बाह्य प्रतिकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाह्य प्रतिकार, यानी कि एक्सटर्नल कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन। When you mix 50% amount of dextro rotatory compound and 50% compound of levo rotatory compound, then due to external compensation
the optically activeness of whole compound will be 0, and I mean to say that, or it can be also said that that a compound will be optically inactive. ठीक है, यही क्या होता है, रेसेमिक मिक्सचर होता है, और इसको बनाने की प्रोसेस जो है इसे बोलते हैं रेसेमिजेशन। क्या बोलते हैं? रेसेमिजेशन बोलते हैं। अब इसके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब बता देता हूँ, एक महत्वपूर्ण एक चीज़ हो रही है यहाँ, क्या कि एक बाह्य प्रतिकार होता है, एक होता है आंतरिक प्रतिकार। बाह्य प्रतिकार तो मतलब कि एक कोई ए कंपाउंड था और एक बी कंपाउंड था, इस ए के अंदर कुछ चेंजेस नहीं हो रहा। ए अगर प्लस में रोटेट कर रहा है तो ये प्लस क्यों रोटेट कर रहा है, बी माइनस क्यों रोटेट कर रहा है, दोनों के वजह से इसने प्लस रोटेट किया, इसने माइनस रोटेट किया, तो लास्ट में आपको वो कंपाउंड मिल गया। इसकी बजाय अगर ऐसे हो, अगर इस तरह मेजो टार्ट्रिक एसिड हो तो ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, इसका मैंने आपका यूपीएससी नाम पूछा था, सही था यूपीएससी नाम, कुछ बच्चों ने नाम लिखा था, बहुत अच्छा। इसका नाम क्या है, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी और ब्यूटेन डाइओइक एसिड, एकदम सही नाम था। अब देखो इसमें रहता क्या है, इसमें ये रहेगा कि आप यहाँ एक लाइन लगा के देखो, लाइन लगा के देखने से क्या मालूम चल रहा है अपने को, लाइन लगा के देखने से मालूम चल रहा है कि दोनों सेम है, दोनों सेम है, यानी कि आपको सिमेट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही, या फिर इसे डिससिमेट्री बोल सकते हैं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सॉरी डिससिमेट्री कंपाउंड नहीं है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस होगा, सममितता का तल मौजूद होगा, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ये भी होता क्यों नहीं, तो ये देखो ये ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला सेम है, ठीक है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं, एक ही कंपाउंड के अंदर चल रहा है, ये इसके अंदर नहीं था, इसने पूरा काम प्लस का किया था, इसने पूरा काम माइनस का कर रहा है, लेकिन इसी एक ही कंपाउंड के अंदर एक कार्बन प्लस का कर रहा है और एक माइनस का कर रहा है, तो इसे बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। और ये बाहर वाला रेसेमिजेशन या फिर रेसेमिक मिक्सचर में क्या होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अपना आंतरिक प्रतिकार और बाह्य प्रतिकार। अब इस लेसन में रहा क्या है, इस लेसन में रहा है कि आपको असनमन रिएक्शन के अंदर इस तरह की कहानी देखने को मिलती है, वो अपने पढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर। सहोर्स और न्यूमैन जो फॉर्मूले हैं वो इस बार अपने सिलेबस में नहीं है। रेसेमिक मिक्सचर को बनाते कैसे हैं, एकदम आसान मेथड है, मतलब ओनली थ्योरी है उसके अंदर, ओनली थ्योरी है, बस ओनली वो लास्ट टॉपिक रहा है। तो कल की क्लास इसके लिए लास्ट होने वाली है, ये क्लास आज भी लास्ट हो सकती थी, ये सारा का सारा मैंने कल की क्लास में शूट किया था, लेकिन बता रहा हूँ आपको कि ओवरहीट की वजह से सारे एप्लीकेशन बंद हो गए, ये वीडियो भी सेव नहीं हो पाया, तो ये प्रॉब्लम रही थी। इस बार ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं आप देख रहे हो तो नहीं रही है इसका मतलब। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद मिलेंगे अपने आगे वाली क्लास के अंदर। याद रखना दोस्तों, मंगलवार को सुबह 9 बजे अपने लाइव सेशन करेंगे, आपको थंबनेल मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ठीक है, रिमाइंडर डाल देना और सभी को बता देना, और क्लास को शेयर सब्सक्राइब करते रहो, अब कंटिन्यू करते रहो, जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो उतनी ही अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, इसके बाद मिलेंगे आगे वाले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।